गुड मॉर्निंग बच्चे। क्या सब हो रहा है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ना? सब लोग बिल्कुल मन लगा के पढ़िए और पढ़ते समय हमारे चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिए, फिर आपको आनंद मिलेगा और हम भी मन लगा के आपके लिए काम करेंगे। तो छात्रों, जैसा कि आप सबों को पता है, अभी आपका सरफेस केमिस्ट्री चल रहा है। 12th क्लास का सरफेस केमिस्ट्री यूनिट 5 है और उसमें 4 टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ा दिए बेसिक कंसेप्ट, दूसरा भी पढ़ा दिया एडजॉर्प्शन, तीसरा हम लोग का चल रहा है कोलाइडल सॉल्यूशन, जो कल ही हम शुरू किए थे और कल बहुत सारी बात आपको हम बताए थे इस कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ये कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कोलाइडल घोल हिंदी में कहते हैं, इसी के बारे में चर्चा चल रही है। तो चलिए, इसी में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का वर्गीकरण किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और कोलाइडल सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग जो काम किए थे वो 3 आधार बनाए थे, जिसमें पहला आधार याद होगा आपको, कहते भौतिक अवस्था के आधार, यानी फिजिकल स्टेट, जो कि ठोस, द्रव और गैस था। ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस था। इसी 3 अवस्था पर हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को बांटे थे और 8 तरह का कुल हुआ था। और याद कीजिए, बताए थे 9 होना चाहिए, लेकिन 9 नहीं होके कुल 8 तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन हुआ था। उस 8 को एग्जाम्पल सहित हम टेबल में चर्चा कर दिए थे। तो 8 की बात हो गई थी। अब उसी के नीचे कल हम डाले थे एक नोट, तो उसी नोट में आज हम लोग बढ़ने जा रहे हैं कि वो नोट क्या है, उसी की बात करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं, एक एक करके बढ़ना शुरू करते हैं। तो चलिए लिखिए, नोट लिखे थे, आपको भी पता है, ये नोट दिए थे और नोट में नंबर ए लिखे थे। तो इसी जगह से आज कहानी आपका आगे बढ़ने जा रहा है। तो याद कीजिए, जैसा कि कल आपको हम बता रहे थे कि होना 9 चाहिए, लेकिन उसमें एक जो था गैस और गैस का मिश्रण कहते, ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछ देता, सर बताए, कोई पूछ देता आपसे कि बताओ कि गैस और गैस का मिश्रण कोलाइडल सॉल्यूशन क्यों नहीं है, तो आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि गैस और गैस का मिश्रण जो तो होमोजीनियस होता है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन हेटेरोजीनियस होते हैं, विसंगी होते हैं। यही मेन कारण है कि आपका ये जो गैस और गैस का मिश्रण है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं है। तो यही मेन इसका आंसर है। तो चलिए सभी बच्चे लिखिए, पहले हिंदी वाले लिखिएगा, लिखिएगा गैस का मिश्रण CS नहीं होता है, क्योंकि गैस एवं गैस का मिश्रण होमोजीनियस होते हैं, जबकि CS हेटेरोजीनियस होते यही कारण है कि गैस का मिश्रण CS
नहीं होता है। चलिए इसी बात को इंग्लिश वाले भी लिख ली। लिखे मिक्सचर ऑफ गैसेस आर होमोजीनियस in nature are homogeneous in nature and homogeneous in nature तो मिक्सचर ऑफ गैसेस आर होमोजीनियस इन नेचर बट CS is heterogeneous in nature due to this reason mixture of gases is not an example of CS। यही कारण है। तो चलिए कारण हम लोग लिख दिए कि आखिर गैस और गैस का जो मिश्रण होता है ये कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता, उसका क्या कारण है। तो स्पष्ट बता दी कि गैस और गैस का मिश्रण कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं होता है, जिसका यही कारण है कि गैस और गैस का मिश्रण जो होमोजीनियस होता है, जबकि कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेटेरोजीनियस होता है ड्यू टू दिस रीजन। इसी कारण से यह होता है। तो चलिए एक चीज हम लोग चर्चा करें, नंबर ए को पढ़ ली। अब बढ़ते हैं नंबर बी। सभी बच्चे अब लिखिए नंबर बी, और बी में देखिए क्या है। तो बी में लिखो सॉल, इंग्लिश में भी कहते हैं ये सोल। अब देखिए ये सोल है क्या, आपसे पूछता है कि एक प्रकार का यह कोलाइडल सॉल्यूशन है। इतना तो आप कह सकते हैं कि ये जो सोल है क्या, इतना तो कह सकते हैं हम लोग, यह एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन। सोल क्या है, तो सोल जो है एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें क्या होता है याद करो, हम 2 नंबर में लिखे थे। सोल हुआ था सॉलिड जब द्रव में था, द्रव में ये सोल क्या था, तो सोल आपको बताए थे हम। ये सोल जो था इस तरह से देखिए सोल था, ये द्रव था, ये द्रव जिसको इंग्लिश में लिक्विड कहते हैं, ये लिक्विड द्रव, और इसमें हम लोग देंगे किसी ठोस को देंगे, सॉलिड को देंगे। तो जब किसी द्रव में आपको बताए थे इस तरह से कि ये सॉलिड जब लिक्विड में देते हैं तो उस समय जो कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग सोल कहते हैं। तो देखिए इसमें ये जो सॉलिड है, ये ठोस है, ये आपका है Dp, और ये जो लिक्विड है द्रव, ये है Dm।
डीएम आप जान रहे, डीपी परिक्षिप्त प्रावस्था और डीएम परिक्षेपण माध्यम। तो जब परिक्षिप्त प्रावस्था आपके ये ठोस होंगे और परिक्षेपण माध्यम ये द्रव होंगे, तो ऐसे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, इसी तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं सोल। तो अब बिल्कुल समझ गए होंगे, दिमाग में सभी बच्चे सेट करेंगे कि ये द्रव में ठोस होगा, और जब द्रव में ठोस होगा तो उसको हम लोग कहते हैं तो यह एक प्रकार का CS है, यह एक प्रकार का CS है जिसमें द्रव में ठोस, द्रव में ठोस होते हैं, द्रव में ठोस होते हैं। तो ये क्या होगा, द्रव में ठोस होंगे। ऐसे ही कोलाइडल सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो सोल कहते हैं। लेकिन जानिए इस सोल में यदि, चलिए इससे पहले इंग्लिश में भी लिखिए, इट इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन in which any solid is present in any liquid। तो किसी भी लिक्विड में जब ठोस होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं ये सोल। तो ये सोल हो गया। इस फिगर को भी बगल में बना लीजिए। तो ये आपके सोल हो गए। तो सोल है द्रव में ठोस। तो शॉर्ट में आप लिख सकते हैं कि ये जो है ये क्या होता है, तो द्रव में ठोस होता है। तो द्रव में जब ठोस होता है तो उसी को हम लोग कहते हैं, ये द्रव में ठोस जब होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ये सोल। तो यही है सोल। अब देखिए सोल में है क्या, कि अगर सोल की बात करें तो आप पढ़े कि ये द्रव में होता है। अब देखो ये द्रव, डिफरेंट द्रव के नाम पर इसका अलग अलग नाम है। जैसे द्रव के रूप में जल हो तो उसको एक्वा सोल कहते हैं, द्रव के रूप में बेंजीन हो तो बेंजोसोल कहते हैं, और द्रव के रूप में अल्कोहल हो तो अल्कोसोल कहते हैं। तो इस तरह से देखिए ये जो सोल आपके हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिक्विड, सोल आर क्लासिफाइड एज अल्कोसोल, बेंजोसोल, एक्वासोल। तो अब क्या है, इस आधार पर ही नाम है। तो इस सोल में ही हम लोग कहेंगे कि ये जो सोल है, ये देखते आगे कहानी को बढ़ाते हैं। इसी सोल में हम लोग काम कर रहे हैं। तो सोल में काम कर रहे हैं क्या, तो चलिए लिखिएगा, लिखिए यदि सोल में द्रव के रूप में वाटर, अल्कोहल एवं बेंजीन, यदि सोल में द्रव के रूप में वाटर, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो इसे क्रमशः एक्वासोल, अल्कोसोल
अल्कोसोल एवं बेंजो, क्रमशः एक्वासोल, अल्कोसोल एवं बेंजोसोल कहते हैं, बेंजोसोल कहते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट नाम है आपके लिक्विड या डिस्पर्सन मीडियम के प्रकृति के आधार पर। इंग्लिश वाले भी लिखे इफ इन सोल liquid is water, alcohol and if in soul liquid is water, alcohol and benzene, then soul is named as aquasol, alkosol and बेंजोसोल। तो इस तरह से देखिए आप समझ के रखें। अगर लिक्विड आपका वाटर हो तो वाटर लिक्विड है तो उसको कहते हैं, वाटर लिक्विड हो तो एक्वासोल कहते हैं। ये अल्कोहल हो तो अल्कोसोल कहते हैं और बेंजीन हो तो बेंजोसोल कहते हैं। इस तरह से बच्चे याद रखेंगे। ये सोल जो हुआ on the basis of nature of liquid present in the colloidal solution. Sols are named as aquasol, benzosol और अल्कोसोल। इस तरह से सोल के बारे में हम लोग सीखे। इसे उस टेबल में भी हम बता ही दिए थे सोल कि क्या होगा, द्रव में ठोस होगा, उसको हम लोग कहते हैं सोल। तो चलिए सभी बच्चे लिखेंगे और आज ये नंबर सी में बढ़ते हैं। सी दे दीजिए। सभी बच्चे नोट्स बुक को पढ़ते रहेंगे तो फिर काम आपका होता रहेगा, कहीं परेशानी नहीं होगी। तो सी में लिखेंगे जेल। जेल याद करो, ये जेल कल टेबल में भी हम बताए थे। ये जेल, तो जेल में देखिए उस टेबल को उलट के क्या बताए थे जेल में। तो जेल में आपको बताए थे कि ये आपके जेल जब भी होगा कोई ठोस होगा। ये देखिए कोई ठोस है, ठोस जिसको आप सॉलिड कहते हैं, ठोस। और इस ठोस में हम लोग मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, ठोस में देंगे लिक्विड को, लिक्विड। ये जो जेल होता है, जेल क्या होता है, तो ठोस में हम लोग देते हैं, सॉलिड में देंगे लिक्विड जिसको आप द्रव कहते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं जेल, यानी ठोस में द्रव। मतलब क्या, देखिए ये ठोस अधिक है और ठोस अधिक है तो ये होगा डीएम, परिक्षेपण माध्यम, डिस्पर्सन मीडियम, और ये होगा डीपी, डिस्पर्स्ड फेज। मतलब
ये समझिए कम होगा, ये घुल्य होगा और ये घोलक होगा। तो ऐसे जो कॉलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसी को कहते हैं जेल। तो जेल में आप क्या कहिएगा, देखो स्पष्ट कह सकते हैं आप कि ये जो जेल हुआ, जेल क्या हुआ, तो कहिएगा ठोस में द्रव, ठोस में द्रव, जिसको कहेंगे सॉलिड, ठोस में द्रव, लिक्विड इन सॉलिड। जब ऐसा होगा तो उसी को हम लोग कहते हैं जेल। तब देखिए जेल स्पष्ट, और आप लोग कहेंगे कि जेल जब भी होगा वो होगा सॉलिड में लिक्विड होगा। और एक प्रकार का यह कॉलाइडल सॉल्यूशन है ही, क्योंकि कल हम टेबल में लिखे थे कि जेल एक प्रकार का कॉलाइडल सॉल्यूशन है। तो अब लिख सकते हैं यह एक प्रकार का CS है जिसमें ठोस में द्रव होते हैं, जिसमें ठोस में द्रव होते हैं। इंग्लिश वाले भी लिख ली, इट इज अ कॉलाइडल सॉल्यूशन in which liquid is present in any solid। तो इस तरह से देखिए आपके जेल की बात हो जाती है। यही काम होता है जेल में, यानी ठोस में द्रव होते हैं, तो ये होता है आपका जेल। तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल तो उस टेबल में हम दे दिए हैं, तो एग्जाम्पल वहीं से देखिएगा, बटर लिखे थे, मक्खन लिखे थे, ये जेल हो गया। अब आगे बढ़ जाइए, नंबर डी लिखिए, एरोसोल। एरोसोल, AEROSOL, एरोसोल, कहते एरोसोल। तो ये एरोसोल। अब आइए, ये जो एरोसोल आपका है, एरोसोल देखिएगा हम लिखे थे कल, दो तरह का एरोसोल लिखे थे, आप उस टेबल में उलट के देख सकते हैं। एरोसोल जो आपका है, एरोसोल दो प्रकार का है। ये दो प्रकार का एरोसोल क्या देखे थे, लेकिन ये याद रखना है कि जब भी आप एरोसोल बोले तो हमेशा वो गैस में होगा। तब सोचिए, पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। तो एक तो हमेशा फिक्स हो गया गैस, तो गैस तो एक बार क्या होगा, गैस में सॉलिड होगा, और एक बार गैस में लिक्विड होगा। तो गैस में सॉलिड होगा तो उसको भी एरोसोल कहेंगे, और गैस में लिक्विड होगा तो उसको भी एरोसोल कहेंगे। तो इस तरह से एरोसोल आपके दो तरह के हैं, सॉलिड एरोसोल और लिक्विड एरोसोल। तो ये देखिए आपके एरोसोल जो है, ये एरोसोल, ये दो तरह का एरोसोल है। ये एरोसोल जो होगा, ये एरोसोल दो प्रकार के, दो प्रकार के। तो दो प्रकार के कौन है, तो एक देखिए आपका ठोस एरोसोल, ठोस एरोसोल, कहते सॉलिड एरोसोल, सॉलिड एरोसोल। और दूसरा देखिए, ये देखिए, ये जो ठोस एरोसोल है,
ये ठोस एरोसोल में क्या है? तो ठोस एरोसोल में देखिए क्या कहिएगा, गैस में ठोस, यानी इसमें कहेंगे कि ठोस एरोसोल होगा। तो आपको देखिए क्या कहते हैं, ठोस एरोसोल। एक तो हमेशा बोले गैस, गैस यानी ये जो डीएम होगा, ये डीएम क्या होगा इसमें, डिस्पर्सन मीडियम, मतलब घोलक जो होगा वो आपके गैस होंगे। और ये जो डीपी होगा ये आपके सॉलिड होंगे। इसलिए आप क्या कह सकते हैं, तो इसमें आप कह सकते हैं ठोस एरोसोल में, ठोस एरोसोल में कहेंगे इसमें गैस में ठोस रहता है, गैस में ठोस रहता है। सॉलिड इज प्रेजेंट इन एनी, सॉलिड इज प्रेजेंट इन एनी गैस। तो देखिए ये सॉलिड इज प्रेजेंट इन गैस, तो गैस में सॉलिड रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हम लोग सॉलिड एरोसोल। तो सॉलिड एरोसोल कहते हैं। तो सॉलिड एरोसोल कहते हैं। और दूसरा देखिए क्या बताए, दूसरा आपको बताए क्या, एरोसोल बोले, एक तो फिक्स बोले थे कि हमेशा गैस हो, तो दूसरा कहेंगे द्रव एरोसोल। ये देखो द्रव एरोसोल, ये द्रव एरोसोल मतलब क्या, लिक्विड एरोसोल। ये द्रव एरोसोल जिसको कहते हैं लिक्विड एरोसोल। तो दो तरह का एरोसोल है, ठोस एरोसोल और द्रव एरोसोल। तो देखिए एक के बारे में आपको डिटेल से हम बता दिए क्या, इसमें देखिए डीएम जो होगा आपका वो गैस होगा और डीपी जो होगा वो सॉलिड होगा, इसीलिए कहेंगे इसमें गैस में ठोस रहता है, सॉलिड इज प्रेजेंट इन गैस। लेकिन अगर द्रव एरोसोल होगा, लिक्विड एरोसोल, तो लिक्विड एरोसोल में क्या होगा, तो देखिए एक तो आपको फिक्स हम बताए हमेशा कि ये जो डीएम होगा अगर एरोसोल है तो ये हमेशा गैस हो। लेकिन डीपी की बात करें तो यहाँ देखिए डीपी जो होगा आपका, इसमें डीपी सॉलिड होता है, लेकिन इसमें डीपी क्या होगा आपका, लिक्विड होगा। अर्थात देखिए स्पष्ट हो रहा, हम लोग क्या कहेंगे इसमें कि गैस में लिक्विड होगा। तो लिख लीजिए नीचे, इसमें गैस में लिक्विड, गैस में लिक्विड रहता है, गैस में लिक्विड रहता है। इंग्लिश वाले भी लिख लीजिए, इसमें गैस में लिक्विड रहता है। लिखिए इन इट लिक्विड इज प्रेजेंट, लिक्विड इज प्रेजेंट इन गैस। मतलब इसमें क्या होगा कि लिक्विड जो रहेगा वो गैस में रहेगा। इस तरह से देखिए, समझे बच्चे कि ये जो एरोसोल होता है, एरोसोल दो तरह का हुआ, कौन सा हुआ, तो एक हुआ सॉलिड एरोसोल और एक हुआ लिक्विड एरोसोल। मतलब क्या, एक गैस तो हमेशा इसमें डिस्पर्सन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम होगा, लेकिन एक बार गैस में ठोस होगा तो ठोस एरोसोल, और एक बार गैस में लिक्विड होगा तो लिक्विड एरोसोल।
इस तरह से आपके एरोसोल जो हो गए वो दो तरह के हो गए, और दोनों को हम लोग समझे, खूब बढ़िया से समझे। ऐसे देखिए हम इसको आपके टेबल में भी बनाए थे, वहां भी लिखे थे। तो चलिए सभी बच्चे काम बनाइए। तो चलिए सभी बच्चे काम कर लिए होंगे, कहानी पर आगे बढ़ाते हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण आपको है, जो सबसे अधिक जानना है डिटेल से, और आपके एनसीईआरटी किताब में भी इसको लंबे चौड़े से लिखा है, अब उसी की बात हम करने जा रहे हैं। तो चलिए नंबर ई लिखिए, और ई लिखिए क्या, तो इमल्सन। ये कहते हैं इमल्सन, EMULSION। याद करो, अगर पढ़े हैं, कल पढ़े होंगे तो मिला होगा आपको। इमल्सन कहते हैं द्रव में द्रव, यानी लिक्विड इन लिक्विड। यहाँ डीपी और डीएम परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों जो होगा लिक्विड होगा, और दोनों लिक्विड होगा तो इसको हिंदी में पायस भी कहते हैं, पायस या इमल्सन। पायस या इमल्सन। तो देखिए ये इमल्सन जिसको आप पायस कहते हैं, पायस कहते हैं या इमल्सन कहते हैं। तो देखो इतनी बात तो सभी बच्चे जान चुके हो, कल ही हम बताए थे ये बात कि ये जो इमल्सन होते हैं इसमें क्या था, तो द्रव में द्रव होता है, मतलब डीपी और डीएम यहाँ दोनों द्रव होगा। इतनी बात तो आप कह सकते हैं, अगर इमल्सन है तो ये डीपी ये भी द्रव होगा, और डीएम आपका ये भी द्रव होगा। ये दोनों आपके अगर द्रव होंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं जी इमल्सन। और इतनी बात तो कह सकते हैं आप उस टेबल की सहायता से कि यह भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डीपी और डीएम दोनों द्रव होता है। तो डीपी और डीएम दोनों द्रव होता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते, क्या कहते हैं, इमल्सन कहते हैं। तो चलिए अब लिख दीजिए सभी बच्चे, यह एक प्रकार का CS है जिसमें डीपी एवं डीएम दोनों द्रव होता है, दोनों द्रव होता है। इट इज a CS in which DP and DM both are present in liquid state और बोथ आर लिक्विड। तो दोनों क्या होगा, तो अगर इमल्सन है तो आप आराम से कह सकते हैं सर एक तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें डीपी और डीएम मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या होगा, लिक्विड होगा। आपको पीछे ही याद कीजिए बच्चे बताए थे कि अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है तो उसमें जो अवयव होते घोल का, घुल और घोलक, उसके नाम को बदल दिया, इसको सेट करके रखिए, नहीं तो फिर कोलाइडल सॉल्यूशन में हमेशा ही आता। पीछे हम डिटेल से लिख दिए थे
डीपी आपके घुल के जैसा होता है, डिस्पर्स्ड फेज, और डीएम घोलक के जैसा होता है, डिस्पर्सन मीडियम। इस तरह से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम होता है, उसी को हम लोग घुल और घोलक कहते हैं। अब देखिए है क्या कि ये जो इमल्सन है आर ऑफ टू टाइप्स। इमल्सन जो होते हैं कितने तरह के होते हैं, तो ये भी दो तरह के होते हैं। इस आधार पर इमल्सन दो तरह के होते हैं। तब देखिए दो द्रव है, तो देखते हैं इस पृथ्वी पर बहुत तरह का द्रव है, और जितने भी द्रव है ना उसको दो भाग में बांट दिया है। एक तो पानी रहने दी, और बाकी जितना भी द्रव है पानी को छोड़कर सबको तेल मान लिया। यानी सोचिए क्या किया, एक तो पानी रहने दिया वाटर, और दूसरा क्या जी, जितना भी लिक्विड होता है उन सभी लिक्विड को द्रव मान लिया, क्या कहते हैं, तेल मान लिया। तो शेष सभी लिक्विड को तेल मान लिया। इस तरह से देखिए दो हो गया, एक पानी हो गया, एक तेल हो गया। यानी पूरे लिक्विड द्रव को दो भाग में बांटा, एक पानी और दूसरा तेल। तो तेल क्या बता, ऐसे जनरली तो आप तेल का मीनिंग समझते हैं, लेकिन इसमें जितना भी द्रव है एक्सेप्ट वाटर, ऑल आर ट्रीटेड एज ऑयल, तेल के जैसा सबको माना गया है। तो इस तरह से देखिए जब दो हो गया तो आप कह सकते हैं कि क्या होगा, एक बार तेल में पानी दीजिए और एक बार पानी में तेल दीजिए। इस तरह से देखिए आपके इमल्सन जो होंगे दो तरह के होंगे, एक बार क्या तो तेल में पानी, एक बार पानी में तेल। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो इमल्सन होंगे, ये इमल्सन जो है ये दो तरह के इमल्सन होंगे। तो देखते हैं कौन सा है इमल्सन। इमल्सन दो तरह के होंगे, ये दो तरह का इमल्सन है। तो लिखो यह निम्न दो प्रकार की होते हैं। इंग्लिश वाले भी लिख इमल्सन आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं। तो दो तरह के इमल्सन होते कौन सा, अभी स्पष्ट हम कर दिए थे। एक बार क्या पानी में तेल, तो पानी में तेल, तो नंबर एक में लिखिएगा, एक में लिखिएगा तेल का पानी में परिक्षेपण। क्या लिखे, तेल का पानी में, मतलब तेल का पानी में, मतलब हो गया क्या, तो कहेंगे पानी में तेल, पानी में तेल। तो ऑयल इन वाटर। तो यहाँ क्या हुआ, पानी में तेल, मतलब पानी आपके जो होंगे ये, मतलब कहेंगे ऑयल इन वाटर। इसी को कहते हैं जी O/W प्रकार। O/W प्रकार, प्रकार को तो आप जानते हैं टाइप कहते हैं। तो कहेंगे O/W टाइप या O/W प्रकार, मतलब हो गया पानी में तेल। तो पानी में तेल मतलब क्या, ये पानी जो हुआ आपका ये DM हो गया, और तेल जो हुआ क्या, तो ये DP हो गया। इस तरह से देखिए हम लोग तेल का पानी में परिक्षेपण, इसी कहते पानी में तेल, मतलब ऑयल इन वाटर। तो O/W टाइप इसको कहते हैं।
मतलब पानी अधिक होगा और तेल जो होगा ये कम होगा। तो कह सकते हैं क्या, तो यह एक प्रकार का इमल्शन, यह एक प्रकार का इमल्शन है जिसमें पानी में तेल मिले होते हैं। तो पानी में तेल मिले होते हैं, तो पानी में तेल मिले होते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ इमल्शन, it is a type of emulsion in which oil is present, in water। मतलब क्या होगा, तो पानी में तेल होगा, पानी अधिक होगा और तेल जो होगा ये कम होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे तेल का पानी में परिक्षेपण। तो चलिए हिंदी में भी लिख दिए, इंग्लिश में भी लिख दिए। इस तरह से इमल्शन आपके एक तो पढ़ लिए, तेल का पानी में परिक्षेपण। तो नीचे आप लोग फिगर भी बना दीजिए इस तरह से, देखिए यानी यहाँ क्या होगा, ये देखिए आपके यहाँ ये जो है आपके ये जल है, वाटर, और इसमें ये थोड़ा सा ये जो देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा होगा तेल, जिसको आप ऑयल कहते हैं। तो इस तरह से देखिए ये जो वाटर है ये आपके डीएम होंगे, मतलब ये अधिक होगा, और ये जो डीपी है मतलब तेल, ये क्या होंगे, ये आपके कम होंगे। इस तरह से देखिए आपका ये जो है मिला हम लोग को जल में तेल। तो जल में तेल मिला हुआ, तो यह है O/W टाइप इमल्शन। तो O/W टाइप इमल्शन, तो ये हो गया आपका एक इमल्शन के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर दिए, और इसका एग्जाम्पल भी आप लिख लीजिए। इसी का हाइलाइटेड उदाहरण है दूध। तो देखते हैं जो दूध आप खाते हैं, आप जानिए सभी बच्चे, दूध में अधिकतम पानी रहता है, दूसरा चीज बहुत कम होते हैं। मेन जो होता है दूध में वो पानी ही होता है, दूध में पानी में बहुत कुछ मिले होते हैं। तो हाइलाइटेड एग्जाम्पल है इसका मिल्क। मिल्क हिंदी तो सभी बच्चे जानते होंगे, दूध कहते हैं। तो चलिए एक इमल्शन हम लोग देख लें और बस इसी को उलट दीजिए, दूसरा इमल्शन हो जाएगा आपका। तो अब नंबर 2 शुरू कीजिए सभी बच्चे। अब चलते हैं नंबर 2 में। 2 में क्या कहते हैं, तेल का क्या कहते हैं यहाँ, पानी में परिक्षेपण। अब यहाँ कहेंगे तेल के जगह हो जाएगा पानी का तेल में परिक्षेपण। देखिए उल्टा हो गया ये, नंबर 2 को उलट दीजिए। 2 में कहेंगे पानी का तेल में परिक्षेपण, पानी का तेल में परिक्षेपण।
पंगनी का तेल में परिक्षेपण मतलब क्या? पंगनी का तेल में मतलब पंगनी में तेल, यहाँ कहेंगे तेल में पंगनी, और तेल में पंगनी तो सोचिए क्या होगा? ये जो तेल होगा ये अधिक होगा और पंगनी जो होगा ये कम होगा। यहाँ कहेंगे वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल मतलब तेल में पानी, इसको कहते हैं हम लोग W/O प्रकार इमल्सन। तो वाटर इन ऑयल तेल में पानी, W/O प्रकार। तो यहाँ भी कह सकते हैं यह एक प्रकार का इमल्सन है जिसमें तेल में पानी मिले होते हैं, मतलब तेल में पानी मिले होते हैं। It is a type of emulsion in which oil it is a type of emulsion in which water is present in oil. तो it is a type of emulsion in which water is present in oil, मतलब तेल में यहाँ पानी होगा। तो अब फिगर भी बना लीजिए। तो फिगर अब देखिए यहाँ क्या होगा कि ये जो अधिक आप देख रहे हैं ये जल नहीं होगा, ये तेल होगा, मतलब ये ऑयल होगा अधिक DL, और ये वाटर जो होंगे यहाँ जल। ये वाटर जो होंगे आपके ये कम होंगे। तो देखते हैं वाटर कम दिखा है, तेल यहाँ अधिक है। तो इस तरह से जल, इसको हम लोग कहेंगे पानी का तेल में परिक्षेपण, वो था तेल का पानी में परिक्षेपण। यहाँ कहेंगे W/O टाइप इमल्सन, और उदाहरण कहते हैं कोड लीवर ऑयल। कोड लीवर ऑयल कहते हैं मछली का तेल। तो क्या उदाहरण इसका हो गया? उसका उदाहरण था दूध और इसका उदाहरण है मछली का तेल। तो ये मछली का तेल जो होता है कोलाइडल, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन। इस तरह से देखिए आपको हम इमल्सन जो होते हैं दो तरह का, एक बार तेल का पानी में परिक्षेपण, एक बार होता है तेल में पानी का परिक्षेपण। इस तरह से दो तरह का, दोनों का उदाहरण सहित हम स्पष्ट कर दिए हैं। तो लिखिए सभी बच्चे। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को। एक मेन पॉइंट मारिए सभी बच्चे। तो देखिए ये आपको शुरू में ही बोले इस इमल्सन के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ना है।
तो ये इमल्सन आपका चल रहा जो एक प्रकार का कोलॉइडल सॉल्यूशन है। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, एक मेन पॉइंट दीजिएगा और लिखिए टर्म्स रिलेटेड, टर्म्स रिलेटेड विथ इमल्सन। तो टर्म्स रिलेटेड विथ इमल्सन। अब आइए, बहुत वीआईपी पॉइंट सब इसमें चर्चा करना हम लोग को। टर्म्स रिलेटेड विथ इमल्सन, तो इमल्सन से संबंधित पद तो हिंदी में भी लिख दीजिए। इमल्सन से संबंधित पद, आइए कहते टर्म्स रिलेटेड विथ इमल्सन, कहते इमल्सन से संबंधित पद। आइए, बहुत वीआईपी बात सब हम चर्चा करने जा रहे हैं, देखते हैं क्या सब है। तो नंबर 1 लिखिएगा, पायसीकर्मक। पायसीकर्मक, देखिए बहुत वीआईपी बात है ये। पायसीकर्मक, इंग्लिश कहते इमल्सीफायर। पायसीकर्मक इमल्सीफायर। तो ये देखिए क्या होता है पायसीकर्मक, इमल्सीफायर जिसको आप कहते हैं पायसीकर्मक। तो देखिए ये क्या, तो देखिए ये जो पायसीकर्मक इमल्सीफायर होता है, कोई भी आप इमल्सन बनाते तो देखते हैं, जैसे आपको बोले इमल्सन 2 तरह का, एक बार तेल में पानी मिलाते हैं, एक बार पानी में तेल मिलाते हैं। इस तरह से इमल्सन आपके 2 तरह के जो। अब उसको अस्थाई बनाना, अब सोचिए पानी में देखते हैं तेल देते हैं तो वो भागते रहता है इधर उधर, मिलता नहीं है, लेकिन आपको अस्थाई बनाना। तो जानिए किसी भी इमल्सन को अस्थाई बनाने के लिए आप जिस कारक का उपयोग करते हैं उसी कारक को कहते हैं पायसीकर्मक। तो क्या हुआ पायसीकर्मक? तो किसी भी पायस या इमल्सन को अस्थाई बनाने के लिए हम लोग जिस कारक का उपयोग करते हैं उसी कारक को कहते हैं पायसीकर्मक, इमल्सीफायर। तो ये पायसीकर्मक, अब देखिए अगर जल में तेल होगा तो उसका अलग होता, और तेल में जल होगा तो उसके लिए अलग होता। तब आइए पायसीकर्मक है क्या पहले लिख देते हैं। तो लिखिएगा किसी भी इमल्सन को अस्थाई बनाने के लिए, किसी भी इमल्सन को अस्थाई बनाने के लिए जिस कारक का उपयोग होता है उसे ही पायसीकर्मक कहते हैं, उसी को कहते हैं पायसीकर्मक। तो किसी भी इमल्सन को स्थायी बनाने के लिए जिस कारक का उपयोग होता है उसे ही पायसीकर्मक कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख दी, द एजेंट which is used in emulsion, the agent which is used in emulsion to
stabilize the emulsion. The agent which is used in emulsion to stabilize the emulsion is called emulsifier. तो इसी को कहते हैं हम लोग इमल्सिफायर कहते हैं। तो ये इमल्सिफायर पायसीकरण, तो ये क्या करता, इमल्सन में जो डीपी और डीएम है उसको अलग होने नहीं देता, जो अलग होने से रोकता है। तो नेक्स्ट एरो देके लिखिए, यह इमल्सन में उपस्थित डीपी एवं डीएम द्रव को अलग होने से रोकता है। तो यह इमल्सन में उपस्थित डीपी एवं डीएम द्रव को अलग होने से रोकता है। तो इंग्लिश में भी लिख दो, इट इनहिबिट दी सेपरेशन, it inhibit the separation of DP and DM. DP and DM liquid from each other, एक दूसरे से। तो एक दूसरे से डीपी एवं डीएम के द्रव को अलग होने से यह रोकता है, इमल्सिफायर। तो यह पायसीकर्मक। अब देखिए है क्या, आप अभी देख रहे थे इमल्सन दो तरह का, एक बार जल में तेल, एक बार तेल में जल। तो जानिए जब ये होगा, अगर ये होगा, ये जल है और इसमें आप क्या कहते हैं, तेल है। तो जब जल में तेल की बात करें, तो जब जल में तेल होगा तब पायसीकर्मक के रूप में यूज होता है हेमोग्लोबिन, एल्बुमिन, गोंद, प्रोटीन, इन सभी का उपयोग होता है। तो पायसीकर्मक के रूप में। तो लिखिए नेक्स्ट है, देखिए लिखिए जल में तेल, जल में तेल, जल में तेल वाले इमल्सन के लिए, जल में तेल वाले इमल्सन के लिए पायसीकर्मक के रूप में, पायसीकर्मक के रूप में प्रोटीन, एल्बुमिन, गोंद, हेमोग्लोबिन ईटीसी का उपयोग होता है। तो फोर ऑयल इन वाटर टाइप
while in water type emulsion. For while in water type emulsion, protein albumin glue hemoglobin etc are used as emulsifier. तो पानी में तेल के लिए ये सब, लेकिन एक तो आप और पढ़ें क्या, तो तेल में पानी, तो तेल में पानी, तो नेक्स्ट है लेकिन तेल में पानी इमल्सन के लिए पायसी कर्मक के रूप में काजल लंबे चेन वाले अल्कोहल, काजल लंबे चेन वाले अल्कोहल और वसा अम्ल के लवण का, लेकिन तेल में पानी वाली इमल्सन के लिए पायसी कर्मक के रूप में काजल लंबे चेन वाले अल्कोहल और वसा अम्ल के लवण का उपयोग होता है। तो इस तरह से देखिए तेल में पानी वाले का, तो फोर वाटर इन ऑयल टाइप, for water in oil type emulsion as emulsifier, for water in oil type emulsion as emulsifier कार्बन ब्लैक लॉन्ग अल्कोहल हैविंग लॉन्ग चेन, alcohol having long chain and salt of fatty acid are used as emulsifier
तो इस तरह से देखिए हम लोग सीखे कि इमल्सिफायर अगर आपका दो तरह का इमल्सन था, उसके लिए इमल्सिफायर हम लोग चर्चा की। तो क्या सब था? तो अगर ये देखिए स्पष्ट इसको फिगर अगर कहें हम लोग, तो यह वाटर और इसमें दिए ये तेल, तो वाटर अधिक है यहाँ DM, ये तेल कम है, ये है आपका BP, ये कम और ये अधिक। तो इसके लिए पायसीकर्मक इमल्सिफायर अगर ऐसा, तो इसके लिए इमल्सिफायर आपको बता शॉर्ट में अगर रिवीजन के लिए हम लिखें तो देखिए इसके लिए जो होगा यह है आपको जल में तेल, तो पायसी कर्मक, यहाँ क्या सब पायसी कर्मक हो? यहाँ पायसी कर्मक हो आपका प्रोटीन, गोंद, एल्बुमिन, ये सब। तो इस केस में ये सब, लेकिन दूसरा क्या कहिए, दूसरा आपको कहे हम कि ये हाल होगा, ये जो आपका तेल हो और इसमें काम देंगे जल, तो तेल जो आप ऑयल कहते हैं, जल वाटर कहते हैं, ये जल यह कम है, ये DP मतलब ये कम, ये DM मतलब अधिक, अधिक। तो देखिए इसको कहेंगे जल में तेल, उसको कहेंगे तेल में जल। तो यहाँ जो पायसी कर्मक यहाँ जो है, यहाँ क्या सब है? तो बताए यहाँ काजल, काजल, लंबे चेन वाले अल्कोहल, लंबे चेन वाले अल्कोहल, अल्कोहल और वसा अम्ल का लवण। तो इस तरह से देखिए पुनः डायग्राम की सहायता से हम बना दिए, और आप NCERT बुक जब उलटिएगा तो ये बात आपको डिटेल से मिलेगा। तो एक टर्म हम चर्चा किए आपको, पायसी कर्मक इमल्सिफायर, तो ये था पायसी कर्मक। अब नंबर 2 दे दीजिए, नंबर 2 दे दीजिए। तो अब आइए नंबर 2 दे दीजिए, ये था इमल्सिफायर। अब नंबर 2 लिखेगा इमल्सिफिकेशन। वो था इमल्सिफायर, यह इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन देखिए इसी तरह का बहुत टर्म आपको है, सैपोनिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, तो बहुत टर्म आपको मिलेगा। उसी में देखिए इमल्सिफिकेशन, तो हिंदी कहते हैं इमल्सीकरण, इमल्सीकरण या इमल्सीकरण या पायसीकरण, पायसीकरण। तो देखिए जब भी इस तरह का मिलता है तो उसमें बनने की बात होती है। तो इसमें जो हम लोग है
इमल्सन बनने की बात करेंगे। इमल्सन बनने की ये क्रिया होगा, इमल्सीकरण या पायसीकरण। तो आज हम अपनी बात को यहीं पर विराम देने जा रहे हैं। बहुत सारी बात बताए, लेकिन हमको आनंद तब आएगा जब आप रिस्पॉन्स लेंगे। तो फिर इसी तरह से आपका काम हम करते चलेंगे। और आप कहीं भी बैठे हुए हैं घर में, तो घर में रहते हुए भी इस पढ़ाई का आप आनंद ले सकते हैं, क्योंकि एक एक करके एक एक चीज़ को हम समझा के क्लास के जैसा ही बताते जा रहे हैं। तो सभी बच्चे बिल्कुल रूप से ध्यान दीजिए और बात को करते चलिए। समय व्यर्थ नहीं गंवावे, समय बहुमूल्य होता है। जो समय चला जाता है सभी बच्चे जानते होंगे, वापस नहीं लौटता है। ऐसे भी हम लोग का बहुत समय बर्बाद हो चुका है, लेकिन कम से कम प्रयास कीजिए अब समय बर्बाद नहीं हो। तो चलिए, ऐसे हम हेडिंग मार दिए हैं नंबर 2 से इमल्सिफिकेशन, कहते इमल्सीकरण या पायसीकरण। तो इसी जगह से हम लोग नेक्स्ट दिन अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।